अब मैं क्लास 6 का चैप्टर 3 का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। उसका टाइटल है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो उस समय जो बुक्स मिली जैसे कि वेदाज है ना, ऋग्वेद, और ब्यूरियल मतलब वो जगह जहाँ मृत आदमी को मरने के बाद दफनाते थे उसको ब्यूरियल बोलते थे। तो उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। तो हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, ये जो है हिंदुओं के 4, मतलब क्योंकि संस्कृत में लिखी गई है इसलिए इनको ये माना जाता है कि जनरली है ना यह हिंदुओं का, लेकिन ये सभी का है, ऐसा हम नहीं कह सकते सिर्फ हिंदुओं का। तो ये जो है इंडियन लोगों का 4 जो है होली बुक्स है ना। होली बुक्स क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड मानी जाती है। तो इनमें हालांकि मेडिसन और बाकी चीजें भी हैं, तंत्र मंत्र कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं, संगीत के बारे में मिलता है, लेकिन फिर भी तो लगभग ऋग्वेद जो है सबसे पुराना माना जाता है, लगभग 3500 साल पहले, यानी काफी पहले। ये दुनिया की पहली लिखित पुस्तकों में से एक है ना। उस समय दुनिया में लिखना तो शुरू ही नहीं हुआ था। इसमें हिम्न मिलते हैं, हिम्स मतलब सूत्र, सूक्त जिसको बोलते हैं संस्कृत में, जो कि 1000 से ज्यादा सूक्त इसमें मिलते हैं, किसमें, ऋग्वेद में। ये जो है देवी देवताओं और उनकी प्रशंसा में लिखे गए थे, देवताओं के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में ये सूक्त लिखे गए थे। उनमें वर्णित देवी देवता में अग्नि जो है ना, गॉड ऑफ फायर। इसके अलावा इंद्रा जो कि वारियर गॉड है ना, ये रेन गॉड जिसको कभी कभी, ये जो है इनके बारे में उल्लेख मिलता है किनमें, इन सूक्ता में, वेदा में। इसके अलावा सोम, सोम जो कि एक पौधा था जिससे हमें कुछ पेय पदार्थ, नशीला पेय पदार्थ प्राप्त होता था, जिसको उत्सवों के समय पीते थे, सोम। उसको तो सोम पौधे के बारे में भी मिलता है, उसमें ड्रिंक मिलता था हमें उसके, है ना, पौधे से। इन हिंद की रचना ऋषियों ने की थी, है ना। और उनके शिष्यों को ये अच्छी तरह से याद कराया जाता था। उस समय तो लिखित शिक्षा होती नहीं होती थी कि बुक्स हो, है ना। तो ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन में ही, यानी कि गुरु अपने शिष्यों को ओरली बता देते थे और वो आगे इसको ज्ञान को ट्रांसफर करते थे अपने शिष्यों को आगे। अब इन्हें अधिकांशतः, जो अधिकांश ये है, इनको पुरुषों द्वारा लिखा और पढ़ाया भी जाता था, है ना। क्योंकि महिलाएं बहुत कम, कुछ ही महिलाएं ही का जिक्र मिलता है इस बारे में, ठीक है, जो उनके द्वारा इन्हें लिखा गया। अदरवाइज ज्यादातर इनको पुरुषों ने, यानी कि मेल्स ने इसको लिखा, और इनको शिक्षा भी मेल्स को ही ज्यादातर दी जाती थी उस समय। अब ऋग्वेद की रचना ओल्ड संस्कृत में, जिसको कि वैदिक संस्कृत कहते हैं, वो आज की संस्कृत जो आप पढ़ते हैं उससे कठिन और अलग थी, तो उसमें की गई थी, है ना। यह जो है आज की संस्कृत से अलग और कठिन थी। संस्कृत इंडो आर्यन परिवार की भाषा है ना, भाषाओं के परिवार माने गए, इनमें से इंडो आर्यन एक परिवार है जो कि जिसको संस्कृत बिलोंग करती है ना। अब क्योंकि इसमें बहुत से शब्द, इन भाषा का परिवार कैसे बनाता है, जिनके शब्दों की ओरिजिन एक कॉमन रहती है, उनको एक ही परिवार में रख दिया जाता है, ठीक है। अब इतिहासकारों ने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा। तो इतिहासकार और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरानी चीजों के बारे में पढ़ने वाले, पुरानी घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले, तो वो क्या करते हैं, लिखित स्रोत, है ना, मान लो लिखित स्रोत मिल जाते हैं, कुछ बुक्स मिल गए, जैसे वेदाज मिल गए, तो उनको तो स्पष्ट सबूत है। इसके अलावा कुछ अन्य सबूत जुटाते हैं, ठीक है। तो लिखित स्रोतों से, जैसे इतिहास पढ़ने के माध्यम से, है ना, उसको जांचते हैं, इसकी रचना किस क्षेत्र में की गई थी, है ना। उदाहरण के लिए सतलज के आसपास, रावी नदियों के आसपास, या जहां भी की गई थी, या ब्यास नदी, सॉरी रावी नहीं, ब्यास नदी, तो उससे क्या था कि उनको पता चलता है कि कब की गई थी, किस जगह में की गई थी, है ना। तो इससे वो जानकारियां जुटाते हैं, क्योंकि स्पष्ट स्रोत मिल जाएगा, अगर लिखित स्रोत स्पष्ट स्रोत है, पर अगर वो इतिहास के रूप में लिखा गया या कहानी के रूप में लिखा गया, उसमें समय, टाइम पीरियड दिया गया कि नहीं दिया गया, तो अन्य स्रोतों से इन चीजों को कंफर्म करना पड़ता है आर्कियोलॉजिस्ट। ऋग्वेद की रचना हाथों से की गई थी, है ना। आपको पता है कि हाथों से लिखी बुक को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, तो जो कि वृक्ष की छाल पर, एक हिमालय मिलने वाली पेड़ की छाल होती, वृक्ष उस पर, है ना, जो कश्मीर में पाई गई थी, तो लगभग वह उन्हीं में लिखा गया था। और इसको हमें मिला कब, इसका सबूत की 150 साल पहले ही मिला। ये है तो 3500 साल पुराना, लेकिन इसका सबूत हमें सिर्फ 150 साल पहले ही मिल पाया है, ठीक है। और ऋग्वेद जो पर आधारित लिखित सामग्री इस समय 150 साल के आसपास ही हमें मिल पाई है। अब ऋग्वेद में कई प्रार्थनाएं मिलती, ठीक है। तो इसके अलावा उसमें कैटल यानी मवेशी, तथा पुत्र को प्राप्ति के लिए, तथा घोड़ों के लिए लड़ाइयों, मवेशियों को जीतने के लिए लड़ाइयां होती थी, ठीक है। घोड़ों को और घोड़ों में
रथ में घोड़ों को जोता जाता था और उनकी मदद से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, ठीक है? इसके अलावा भूमि प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है? जल तथा लोगों को प्राप्त करने के लिए, लोगों को शायद दास बनाते होंगे तो उनको प्राप्त करने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। इन सारी चीज़ों का ज़िक्र हमें मिलता है। अब जीते हुए धन को विजेता यानी कि जो जीतता था राजा या जो भी शासक रहा वो ले लेता था। इसके अलावा पुजारियों में, प्रीस्ट में बाँट दिया जाता था और जो बचता था उसको सामान्य लोगों को दे दिया जाता था। तो ये जो धन का जीते हुए धन का वितरण था। अब धन का प्रयोग किस लिए किया जाता था? यज्ञ कराने में, बहुत खर्चीले भी यज्ञ होते थे, यज्ञ कराने में। जैसे अग्नि को कई चीजें अर्पित की जाती थी यज्ञ के समय। आज भी पूजा होती है तो हम लोग होम वगैरह, धूप वगैरह देते हैं, तो अग्नि को अर्पित की जाती थी कई चीजें, है ना? देवताओं तक पहुंचे ये माना जाता था। तो इसमें अनाज अर्पित किया जाता था, है ना? कुछ मामलों में जानवरों को भी यज्ञ में बलि दी जाती थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। और अधिकांशतः जो है, जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें पुरुष ही भाग लेते थे, है ना? जैसे स्त्रियों लड़ाइयों में भाग नहीं लेती थी, है ना? कहीं भी सभाएं होती थी, जहां लोग सभाएं होती थी तो वहां पर लोग युद्ध के बारे में, शांति पर चर्चा करते थे, ठीक है? और अपने नेता को यानी युद्ध जो है चुनते थे। नेता मतलब आज की तरह तो लोकतंत्र था नहीं, जो भी उनके लीड करेगा उनको नेता को चुनते थे और वो बहादुर और लड़ाकू होना चाहिए। तो ये बातें उस समय भी देखी गई थी। अब लोगों का वर्णन करने वाले शब्द, तो लोगों को वर्णन को उस समय लोगों के वर्णन में क्या मिलता है कि लोग क्या काम करते थे, है ना? कौन सी भाषा बोलते थे, है ना? रहने वाले कहाँ के थे, उनका परिवार कहाँ का था, किस कम्युनिटीज क्योंकि यानी कि किस समुदाय को बिलोंग करते थे, उनकी सांस्कृतिक परंपराएं कैसी थी, इन चीजों के बारे में वर्णन किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों का कैसा वर्णन था? जैसे काम के आधार पर, है ना, वर्णन किया गया था। तो उनमें जनरली पुजारी हुए, कभी कभी उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, है ना? और इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलाप वो करते थे। इसके अलावा राजाओं यानी पुजारी और राजाओं दो का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। तो पुजारी पूजा पाठ का काम करते, धार्मिक क्रियाकलाप, और राजा जो है देश को चलाने का काम करते थे। अब इन राजाओं की अपनी राजधानी आज की तरह नहीं होती थी कि एक बड़ी कैपिटल सिटी हो, ऐसा नहीं होता था। ना उनके बड़े महल थे, ना तो उनकी कोई सेना थी, है ना? और वे टैक्स भी इकट्ठा नहीं करते थे जैसे कि बाद के राजाओं में। आज तो राजा है नहीं, है ना? अब तो लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी टैक्स तो हम देते ही हैं। तो बाद के राजाओं के तरह वो टैक्स भी इकट्ठा नहीं करते थे। उनके पुत्र भी अपने पिता के बाद राजा नहीं बनते थे, यानी हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र स्वयं ही राजा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी कह सकते हैं। अब लोगों के समुदाय को जन कहा जाता था। जैसे आज बना जन यानी लोग, तो लोगों के समुदाय को जन कहा जाता है। और दूसरा एक और शब्द मिलता है विष, है ना? तो विष मतलब पॉइजन से मतलब नहीं है। ये यहाँ पर बहुत से विष और जन का नाम मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए पुरु, पुरुजन, है ना? या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष इत्यादि। तो इस तरह से ये जन या विष के नाम से लोगों के समुदाय का प्रतीक था। अब जिन लोगों ने हिम्स की रचना की थी वे अपने को आर्यन कहते थे, है ना? ऐसा पाया जाता है कि वो अपने को आर्यन कहते थे, और उनके जो विरोधी थे उनको वो दास या दासियों कहते थे। दासियों के बलि देने का अधिकार नहीं था, यानी पूजा जो परफॉर्म नहीं कर सकते थे वो, ये उनके लिए प्रतिबंधित था। और इसके अलावा उनकी भाषा वो अपनी भाषा में बोलते थे। जो इन लोगों के आर्यों की भाषा है संस्कृत समय होता है, इसको नहीं की अनुमति थी उनको। दास या दासी का मतलब गुलाम, जो बाद में चल पड़ा है ना? तो उसी तरह से निकला, उसी समय से ये दास और दासों की जिक्र मिलता है। और ये वो लोग होते थे जो युद्ध में हारे हुए राजा के क्षेत्र से लाए जाते थे। जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के क्षेत्र से जिन लोगों को लाता था वही दास बनते थे, ठीक है? तो वो क्या करते थे, मालिक इन्हें अपनी संपत्ति जैसा समझते थे इन दासों को, और ये लोग उन राजा के लिए अब काम करते थे, मनचाहा काम, जैसे खेतों वगैरह में या कोई भी काम, इस तरह से ये करवाते थे। अब बड़े बड़े पत्थरों, मेगालिथ एक शब्द आता है हमारे चैप्टर में, मेगालिथ, मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ मतलब पत्थर। तो उस समय ये बड़े बड़े पत्थरों के का क्या कहानी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उनको मेगालिथ कहा जाता था, और जो छोटे छोटे होते थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। तो इन्हें लोगों द्वारा सावधानी से जमाया जाता था, है ना? जहां लोगों को दफनाया जाता था उस जगह के आसपास
इन पत्थरों को मेगालिथ को लगाया जाता था। इस परंपरा की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व देखी जाती है। पूरे दक्षिणी भारत में ये दिखाई देते हैं, है ना। साथ ही उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, है ना, भी ये मेगालिथ देखने को मिलते हैं। ये मेगालिथिक जो ब्यूरियल्स कहलाते हैं। जमीन के अंदर इनमें मृत लोगों को दफनाया जाता था। ब्यूरियल्स मतलब वो जगह जहां पर मृत लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। कुछ मेगालिथ के में अंदर जाने के लिए, कब्र में अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा छेद होता था, पोर्ट होल जैसे, है ना, इसमें से कब्र में अंदर जाते होंगे। अब कभी कभी बड़े पत्थरों का एक छोटा घेरा या एक ही बड़ा पत्थर जमीन में दिखाई देता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि यहाँ जमीन के नीचे ब्यूरियल्स होते थे, वहां पर इस तरह के सूचना करने के लिए लोगों को, या परिवार के लोग, बाकी अब कोई डेथ होती है तो वहां पर कैसे दफन करेंगे, पहचानेंगे, तो इसलिए ये पत्थर मेगालिथ लगाए जाते थे। इनको, इन्हीं ब्यूरियल्स में कुछ चीजें साझा थी, यानी सभी ब्यूरियल्स में पाई जाती थी, है ना। जैसे मृत लोगों के साथ उनके बर्तन भी दफनाए जाते थे। उनमें काले और लाल बर्तन देखने में बहुत आते हैं। इसके अलावा उनके जो औजार यूज करते थे, बर्तन यूज करते थे, हथियार जैसे यूज करते थे, वो कभी कभी घोड़ों की हड्डियां, घोड़े के इक्विपमेंट, जैसे घोड़े में पैर रखने के लिए जो होते हैं ना, ये सारी चीजें, और पत्थर और सोने के आभूषण भी कभी कभी इन ब्यूरियल में उन लोगों के साथ साथ दफनाए जाने के सबूत मिलते हैं। अब विभिन्नता के बारे में जानना, तो कभी कभी कब्रों में कुछ ज्यादा चीजें पाई गई थी, कुछ कब्रों में तो कम चीजें पाई गई, कुछ चीजों में ज्यादा चीजें पाई गई थी। जैसे ब्रह्मगिरी है एक जगह, यहाँ पर कंकाल के साथ 33 सोने की गुड़िया जो होती, माला में जो पिरोते हैं गुड़िये, है ना, बीट्स जिसको बोलते हैं, और 2 पत्थर की, 4 तांबे की चूड़ियां और एक शंख पाया गया। तो कुछ कंकालों के साथ कुछ एक आध बर्तन भी दफनाए गए थे, तो वो भी मिले हैं। इसमें धनी गरीब या कुछ उनके अनुसरणकर्ता या कुछ मालिक, इस तरह से, यानी राजा और उसके, है ना, या कोई व्यक्ति रहा होगा जो भी, उसको अनुसरण करता। इसका समाज का भेद का, है ना, सोशल डिवीजन का एक सबूत मिलता है कि उस समय सोसाइटी शायद अमीर गरीब इस तरह से कोई डिवीजन रहा होगा, क्योंकि अमीर लोगों के साथ ज्यादा अच्छी चीजें दफनाई गई थी और गरीब लोगों के साथ कम चीज, इस तरह की। तो लोगों के बीच में जो है एक सामाजिक भेद था, ये सबूत मिला। अब कुछ दफनाई गई चीजें कुछ विशेष परिवारों की भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि, है ना, कभी कभी मेगालिथ में एक से ज्यादा कंकाल पाए गए। जैसे क्या होता है, जनरली मरने के बाद एक आदमी को, लेकिन एक ही कब्र में कई लोगों को दफनाया गया, शायद वो एक ही परिवार के रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक को दफनाने के 1 साल बाद या 2 साल बाद जब दूसरे परिवार का सदस्य की मृत्यु हुई हो तब उसको दफनाया गया हो। एक ही समय के नहीं लगते, अलग अलग समय में, पर एक ही जगह में जरूर उनको दफनाया गया था। तो ये एक खास बात थी, है ना। अब पोर्ट होल से मृत को अंदर लाया गया होगा, एक बड़ा सा छेद था उसमें से, और एक ही जगह पर परिवार के कई लोगों को अलग अलग समय में दफनाया गया। बाद में लोग पहचान पाए, इसलिए वहां पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। अब इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में, एक खास कब्र जो कि 3600 से 2700 वर्ष पूर्व की बात हो सकती है ना। यहाँ पर वयस्क व्यक्ति को सीधा उत्तर की तरफ सिर करके दफनाया गया था। हम लोग जैसा परंपरा होती, उत्तर की तरफ सिर करके किसी वयस्क व्यक्ति का वो शव था, है ना, तो दफनाया गया था उसको। घर के अंदर ही उसके बाद घर के अंदर कब्र बनी थी, मतलब अहाते में, आंगन में, है ना, कब्र बनी थी। उसके साथ बर्तन, उस आदमी को, मृत व्यक्ति के साथ उसके बर्तन को भी दफनाया गया था। एक व्यक्ति एक बड़े 4 पैर वाले मिट्टी के जार के 5 कमरे वाले घर में दफनाया गया था। एक बड़ा सा जार था जिसमें 4 पैर थे, उसमें उसको भर के और कमरे, घर के किसी कोने में दफनाया गया था। यह जगह पूरी बस्ती के बीच बीच में थी, तो ऐसा लगता कोई खास व्यक्ति रहा होगा, है ना, उस समय की। अब पैरों को क्रॉस लेग करके दफनाया जाता था, जैसे आजकल सीधा करके जनरली दफनाते हैं जो लोग, है ना, तो उस समय क्रॉस लेग करके दफनाया गया था, है ना, सीधा पैर करके नहीं। अब इनाम गांव में लोगों का व्यवसाय क्या था, तो उनका काम धंधा क्या था, तो आर्कियोलॉजिस्ट को इनाम गांव से गेहूं, बार्ली, चावल, दाल, मिलेट्स, मटर, तिल इत्यादि मिले हैं, या इनके सबूत मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं जिन पर काटे जाने के निशान, यानी किसी तेज औजार के प्रहार के निशान, है ना। इससे पता चलता है कि इन जानवरों को या तो मार के खाया गया होता, या कोई मार के लाया होगा, बेचा होगा, तो उनको खरीद के लोगों ने खाया होगा। बहरहाल इन जानवरों के खाए जाने के ये सबूत, इनडायरेक्ट सबूत हैं, ठीक है। अब जानवर कौन कौन से, तो इनमें कैटल थे, मवेशी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, घोड़े, गधे, सुअर, सांभर, स्पॉटेड डियर, बहुत से पक्षी, मगर, कछुआ, खरगोश,
केकड़े और मछलियां थी। यहाँ से कुछ जानवर अब तो नहीं खाए जाते, लेकिन उस समय हो सकता है परंपरा रही हो तो ये इन जानवरों की हड्डियों के सबूत मिले हैं, या हो सकता है किसी और काम में यूज किया गया हो उनका, है ना। तो इस बात के हैं कि इनको खाया जाता होगा, ये अनुमान है। इसके अलावा कुछ फल भी मिले, जैसे कि बेर हो गए, आंवला, जामुन, खजूर और बहुत से रसदार छोटे छोटे फल जिनको बेरीज कहते हैं इंग्लिश में, ये भी एकत्र किए जाने और खाए जाने के सबूत मिले हैं। थैंक यू।